हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया हो गए और जो पढ़ाया है सब तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना बेटा। ऐसी बात है ना। चलो बहुत अच्छी बात। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सेप्शंस इन एटॉमिक रेडियाई, फिर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है समझना। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। लेक्चर पूरा देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बेटा। तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ये जानो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। कुछ पता है तुम लोगों को या नहीं पता? पता है बेटा तो बताओ जल्दी, तो सुनो ध्यान से। नहीं पता तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। आया समझ में? नहीं आया तो हिंदी वर्जन सुन लो अब इसका। हिंदी वर्जन क्या था? वो ये था, कोई एटम तुम्हारे पास है, सपोज सोडियम है, ठीक है। पहली बात क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जब निकालोगे तो क्या करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंथैल्पी का वर्ड आता ही कब है, जब हम एक मोल की बात करें। एक मोल सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हिंदी वर्जन समझ में आ गया? दोबारा सुनो, किसी भी एटम है जो गैसियस स्टेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुझे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो जो एनर्जी होगी, एक मोल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंथैल्पी का मतलब ही तब है कि हम कोई भी बात कर रहे हैं एक मोल के लिए। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बहुत अच्छी बात। अब इसको लिखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state is called, क्या called बेटा, is called आयोनाइजेशन। एस लगाओ या जेड लगाओ, मर्जी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गया बेटा? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर और क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एग्जाम्पल भी तुमने देख ली होगी, बात तुम्हारे समझ में भी आ गई होगी। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है बेटा। सप्लाई जो करते हैं एनर्जी वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। और ये एक्सप्रेस होगी हमेशा किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी मतलब एक मोल की हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? छापो इसको फटाफट, समझ में तुम्हारे आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो अच्छी बात, एग्जाम्पल भी लिख लेना ये बेटा। अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहला फैक्टर जो हमें इसमें समझ में आना चाहिए वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है बेटा, Z इफेक्टिव। अब तुम मुझे ये बताओ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या बताया था, क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। मैंने ये बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, सोच के देखो खुद कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ गए होगे बात को, इतना समझ में तुम्हें आता होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लिख लो इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये पॉइंट समझ में आपके आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट कोई डाउट नहीं रहा होगा, ऐसी बात है ना बेटा। चलो लिख लिया, अच्छी बात। अब सेकंड पॉइंट में अगर बात करूं इसका, तो वो आता है एटॉमिक रेडियाई। अब तुम मुझे जरा इतना सा बता दो बेटा, क्या बताना था कि एक है आपका एटॉम, एक रेडियस है ये, एक एटम है ये, और एक एटम है ये न्यूक्लियस, एक एटम है ये। तो जिसका रेडियस बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, या जिसका रेडियस कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन जल्दी किसमें से निकलेगा, क्या कहा, इसमें से, बिल्कुल सही। बड़ा रेडियस होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, न्यूक्लियस से दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो जितना बड़ा रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस, उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए ना बेटा, जितना छोटा रेडियस और छोटा एटम हो गया और पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया। ये बात तुम ऐसे भी समझ सकते हो, बड़ी चीज को तोड़ना आसान है, छोटी चीज को ब्रेक करना मुश्किल है। तो यहां पर क्या हो गया, इसमें अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस का, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितना कम एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लैंग्वेज जरूर लिख लेना यहां पर कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। लिख लिया बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद एटॉमिक रेडियाई। कोई दिक्कत आई या नहीं आई? नहीं आई ना, शाबाश। ये दो लिख लो, इंपॉर्टेंट थे दोनों। फिर और बात करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें वो है आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव तीसरा फैक्टर है इसके अंदर, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कहोगे कि सर ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अभी समझ जाओगे। अगर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है, तुमने एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो ये होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर दोबारा एनर्जी दोगे तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। फिर तुमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर तुमने एनर्जी दी, तो ये क्या हो गया बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और कोई भी एटम हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो याद रखना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमेशा दूसरे से कम चाहिए होगी। क्लियर है? लिख लो ये भी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। लिखो बेटा, फोर्थ फैक्टर था, फोर्थ क्या था, लिखो, फोर्थ था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट
हैविंग स्टेबल, फुलफिल्ड, हैविंग स्टेबल, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट हैविंग फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रेटर देन किससे बेटा? इज ग्रेटर देन नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट due to greater stability of half filled and fulfilled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। क्या कहा मैंने? ई बना लो सही से। ठीक है बेटा, मैंने ये कहा कि अगर एलिमेंट हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी अपने एक आगे वाले से ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया? अभी एग्जाम्पल देख के तुम्हें समझाते हैं। पहले ये कॉपी करो फटाफट। लिख लिया बेटा? लिख ही लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और अब हेडिंग लिखो इसके अंदर, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लो बेटा फटाफट। क्या था? वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर इन अ पीरियड। हेडिंग जरूर लिखना तुम, इन अ पीरियड। तो बेटा बताओ, अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जल्दी बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या कहा? रेडियस डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही। तो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, क्या था? इन जर्नल आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases from left to right in a period due to, जल्दी बताओ, due to increase in effective nuclear charge and decrease in क्या कहा बेटा? and decrease in किसके? and decrease in atomic radii। समझ गया होगा यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ तक? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? क्लियर कि लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियाई के। इतनी बात तो समझ पा रहे होगे तुम। अब कहो सर एग्जाम्पल बताइए इसकी। तो लिखो एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। थोड़ी जगह दूर करके लिखते हैं जिससे और समझ जाओ तुम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। समझ गया बेटा? यही तो कहानी थी। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि लेफ्ट से राइट गए, यही तो लिखवाया है, लेफ्ट से राइट गए, जेड इफेक्टिव क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। यही तो हुआ। बोलो बेटा, यही तो होना चाहिए था। लेकिन अब लेकिन क्या आ गया इसके अंदर? लेकिन ये आ गया, तुम्हें एक पॉइंट और भी तो लिखवाया था, फोर्थ पॉइंट। अब वो क्या था वो समझो। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं लिथियम का बात करूं, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2, 4 था, ये 5 था, ये हो गया 1s2 2s2 2p1। ये हो गया आपका 1s2
2s2, 2p कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ, ये हो गया 2p2, इसका कितना हो जाएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p3, ये हो जाएगा आपका, मैं 2p लिख दे रहा हूं बस, 2p4, ये हो गया 2p5, ये आपका 1s2, 2s2, 2p6। इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो पहले ये बताओ। कॉन्फ़िगरेशन कर दी? तो बोलो ना बेटा जी, समझ में आ गई यहाँ तक बात? कॉन्फ़िगरेशन तो करी है और तो कुछ नहीं करा। चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, ये अगर S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फुल फिल्ड। S कभी हाफ फिल्ड नहीं होता, एक है तो उसको हम हाफ फिल्ड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब अगर P में तुम्हारे 1 है, यहाँ P में कितना है बेटा, यहाँ P में कितना है 1, तो ये पार्शियली फील्ड। P में कितना है, यहाँ पर 2 है P में, ये भी पार्शियली फील्ड। यहाँ P में कितना था बेटा, P में कितने थे जल्दी बताएं आप, 1 2 3, P में 3 थे, तो ये हो गया हाफ फील्ड। P में यहाँ कितने थे, 4 थे, तो ये भी पार्शियली फील्ड। 5 थे तो ये भी पार्शियली फील्ड। 6 तो फिर आपका फुल फील्ड हो गया। इतनी बात समझ में आती है बेटा आपके? बोलो, मुंडी हिलाओ अपनी। इतनी बात समझ में आती है ना कि अगर S में 2 होंगे तो वो क्या होगा आपका, वो होगा फुल फील्ड। P में अगर 3 होंगे तो वो क्या होगा आपका हाफ फील्ड, और 6 होंगे P में तो वो क्या होगा आपका फुल फील्ड। ठीक है बेटा, S हाफ फील्ड नहीं होता, S फुल फील्ड हम स्टडी करते हैं। P हाफ फील्ड कब होगा, जब P में 3 होंगे। P फुल फील्ड कब होगा, जब 6 होंगे। D हाफ फील्ड कब होगा, जब D में 5 होंगे। फुल फील्ड में 10। समझ गए? अब सुनो, एक पॉइंट तुम्हें लिखवाया था, कान खोल के सुन लो। वो पॉइंट ये था कि अगर कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, अगर कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा नहीं होगी, अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होगी। क्लियर? जनरल ट्रेंड तो वही था कि लेफ्ट से राइट गए, दैट इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस डिक्रीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, बिल्कुल वही रहेगा। लेकिन बीच में कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे जिनकी क्या होगी बेटा, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होगी या फुल फील्ड होगी। यहाँ क्या था आपका, फुल फील्ड था, तो कहानी क्या बन गई आपकी। अगर तुमसे कोई ऑर्डर पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, सबसे कम किसकी थी, लिथियम की। लिथियम की बात किसकी होगी बेटा, लिथियम की बात होगी बोरॉन, क्योंकि इसका फुल फील्ड था, इसकी बोरॉन से ज्यादा होगी। फिर आपका क्या हो गया, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या हो गया, कार्बन। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन का क्या था, हाफ फील्ड था, तो इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर फिर आपका फ्लोरीन, देन फिर नियॉन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हुआ बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, समझ में भी आपके आ गया होगा। क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट। अब यहीं पर अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा दूसरी एग्जाम्पल समझो, समझे आप ध्यान से। देखो हमने यहां क्या लिखा बेटा, यहां लिखा मैंने, यहां लिखा हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है बेटा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये लिख दिया मैंने आर्गन। ठीक है बेटा, अब तुमसे यहां अगर पूछा जाए, अगर तुमसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो तुम जानते हो। अब मैग्नीशियम में क्या होगा, इसका आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब यहां पर सेम चीज, यहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3s फुलफिल्ड हो गया, करके देखना है। यहाँ आपका 3s2, 3p1 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आती है करना, इसकी इससे ज्यादा। तो ऑर्डर क्या बन गया बेटा, ऑर्डर बन गया आपके पास सबसे कम सोडियम, सोडियम के बाद क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, फिर आपका सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, क्लोरीन, देन आर्गन। तो यहां पर भी क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। कोई डाउट तो नहीं बेटा, पीरियड में बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। रब कर दूं, ये जल्दी लिख लो इसको, रब कर दें।
फिर हम बात करते हैं ग्रुप में। तो हेडिंग लिख लो बेटा, इन अ ग्रुप। सेकंड हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, इन अ ग्रुप। तो बेटा जल्दी बताओ, ग्रुप में टॉप से बॉटम जब आओगे, ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कुछ पता है या नहीं पता? क्या कहा? टॉप से बॉटम आओगे, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बिल्कुल सही। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, बिल्कुल सही। जर्नल ट्रेंड यही है। तो लिख लो इसके अंदर, क्या लिखना था आपको? इन जर्नल लिख लो बेटा, इन जर्नल। इन जर्नल क्या लिखवाया आपको? इन जर्नल आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group due to increase in atomic radii। ठीक है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। लेकिन क्या लिखवाया है? ये जर्नल ट्रेंड है। क्लियर? अब क्या करना है, कोई एक्सेप्शन भी देखने हैं, लेकिन पहले इसकी एग्जाम्पल तो देख लें हम। तो सुनो ध्यान से, सुनो। हमने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, हमने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये ग्रुप 1 था। ग्रुप सेकंड क्या था बेटा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ग्रुप नंबर 1 था। G1 ये था आपका G2। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। G1 था, ये G2 था। G3 में एक्सेप्शन है, G4 में एक्सेप्शन है। G3 में तो एटॉमिक रेडियाई में भी एक्सेप्शन देना, वही चीज। फिर हमने यहाँ लिखा G15 क्या था? नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार। फिर क्या लिखा बेटा हमने? इसके बाद हमने क्या लिखा? इसके बाद G16 उससे टीपो। G17 क्या था बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी। G18 था आपका हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर बेटा? ये तो था। अब सुनो ध्यान से, ये जितने भी ग्रुप हैं कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ शेल क्या हो गया? इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था, पता है हमें। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज। दिख पा रहे हो यहाँ तक? नहीं दिख पा रहे तो लिख लेना। क्लियर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये डायरेक्ट था। अब कुछ एक्सेप्शन हमें देखने हैं, ये लिखो फटाफट। चलो बेटा आप सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये कह सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्सेप्शन तुम्हें एक जगह नहीं मिलने वाले, लेकिन यहां तुम्हें मिल गए। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात मैं करूं 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप क्या था? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला तुम्हें बता रखा है। टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, लेकिन रेडियस तो नहीं बढ़ता था। रेडियस में एक्सेप्शन था, वो रेडियस की एक्सेप्शन वीडियो में समझा भी रखा है, बता भी रखा है। तो जब रेडियस में एक्सेप्शन है तो आयोनाइजेशन में भी तो एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को देख के और आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को देख के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देख के, इन सब चीजों को देखते हुए जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है वो क्या आता है? आना क्या चाहिए था? सबसे ज्यादा बोरॉन का आना चाहिए था, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। ऑर्डर क्या है आपका? सबसे ज्यादा बोरॉन का है, फिर थैलेलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, सबसे कम इंडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये ऑर्डर पूछा जा सकता है इस साल कंपटीशन में।
क्लियर। अब हम बात करते हैं 14 ग्रुप का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, टॉप से बॉटम आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो जेड, तो क्या होगा आपका आयोनाइजेशन आपका डिक्रीज होना चाहिए था, ऑर्डर होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, थोड़ा रिवर्स हो जाता है, थोड़ा सा लेड पहले आ जाता है और जेड एन एस एन बाद में आ जाता है। तो ये भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, डायरेक्ट तुम्हारे कंपटीशन में आ सकता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक की। अगर तो G3 ग्रुप 3 क्या था बेटा, जल्दी बताओ। ग्रुप 3 तुम्हारे पास था, मैं बात करूँ साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम, फेविकॉल को नहीं छूना जरा, ये तो था 3D सीरीज थी ये, समझ गए बेटा। ये क्या थी 3D सीरीज। 3D सीरीज के नीचे क्या था आपका, ये 3 था, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये आपके 3 से लेके 12 ग्रुप तक था डी ब्लॉक एलिमेंट। अब मैंने तुम्हें ग्रुप में क्यों याद करवाया था, इसीलिए याद करवाया था। स्कूटर, यामाहा, लाइक, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इसके बाद टी जरा हाफ, फिर क्या था, वो नवाब था, क्रोमाटन। इसके बाद क्या था बेटा, इसके बाद था मन तक रे, फेरस, फेरस में क्या था, फेरस। इसके बाद का कौन रहेगा आइलैंड। इसके बाद था बेटा नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया, वैन कनाडा होगा। ये तुम्हें बता रखा था ना, पूरा डी ब्लॉक याद करवा रखा था। यहाँ पर मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, याद मैंने करवा रखा है सेकंड लेक्चर में पूरे का पूरा। क्लियर। तो ये ग्रुप नंबर 3, ग्रुप 4, ग्रुप 12, यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर G3 है, ये आपका G3 हो गया, तो G3 का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 3D। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका, स्कैंडियम का हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यूट्रियम का, फिर आपका हो जाएगा लेंथेनम का। क्लियर। ये तुम कब बता पाओगे, जब तुम्हें याद होंगे पूरे पूरे ग्रुप। क्लियर। अब तुमसे अगर पूछा जाए किसका, तुम्हें दे दिया जाए कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में 1-2 बार, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड किससे बिलोंग कर रहा है, 11 से। तो बेटा 11th में तुम देखो ध्यान से, 11th किस में आ रहा है, G11 की नहीं क्या था, देखो G4 5 6 10, 4 5 6 10 याद कर लो, G4 5 6 10। इसमें क्या था, सबसे ज्यादा 5D का था, उससे कम 4D, सबसे कम 3D। क्लियर। और G7 8 9 10, 7 8 9 11 12, इसमें क्या था, सबसे ज्यादा 5D का था, सबसे ज्यादा किसका था, 5D का, फिर 3D, फिर 4D। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, एकदम क्लियर है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा किसका था, सबसे, मैं इसमें बात करता हूँ। चलो हम बात कर रहे हैं पहले ये टी जरा हाफ, हमने यहाँ लिया, इसमें टी जरा हाफ में आपसे पूछा जा रहा है, तुम्हारा अगला गिवन है सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन किसकी थी, तो ये ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 में सबसे ज्यादा किसकी थी, 5D, मतलब हाफ नियम की सबसे ज्यादा थी। फिर इसके बाद 4D, इससे कम किसकी थी, जिरकोनियम की थी, और सबसे कम किसकी थी, टाइटेनियम की थी। क्लियर। ऐसी मैं बात करूं कॉपर सिल्वर गोल्ड में, तो ये ग्रुप 11 है, ग्रुप 11 इससे बिलोंग कर रहा है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, 5D, 5D कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड से कम किसकी थी आपकी, 3D, मतलब कॉपर, और सबसे कम किसकी थी, सिल्वर की। तो ये जरूर याद करना बेटा, तुम्हें बुक्स में नहीं मिलने वाले सब एनालिसिस करके तुम्हें बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में आएंगे, कोई तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, कंपटीशन में जरूर पूछा जाएगा। क्लियर है बेटा, लिख लो फटाफट ये सब। बेटा अब हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर आयंस। इसको समझ लो ध्यान से। आयंस आपके 2 टाइप की होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। अब एक बात तुम बस सुन लो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे मैं अगर बात करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, जेड इफेक्टिव के। और ये आप जानते हैं जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, नेगेटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइन और नेगेटिव चार्ज मतलब एनाइन। तो ये बात याद रखो, एनाइन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, कैटाइन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूं, और ये जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन आपका
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी है और नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिखा और मैंने यहाँ क्या लिखा आपका Mg+। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg+ क्या होगा बेटा, Mg+ ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, रेडियस कम रह गया, रेडियस कम रहेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी बताया था। क्लियर। ऐसी में अगर बात करता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन है O- और एक O है, किसकी है, और एक है O2-, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O2- सबसे कम होगी, इससे ज्यादा होगी O- की, इससे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। यहाँ तक भी तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बातें समझ में आ जानी चाहिए सारी की सारी। क्लियर। अब देखो इसके बाद हम अगली एग्जाम्पल देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया N2-, मैंने यहाँ पर लिया O2-, ये लिया F-, यहाँ ले लिया मैंने नियॉन, ये ले लिया हमने Na+, Mg2+, Al3+। अब बहुत ध्यान से देखो, 1 मिनट में तुम्हारे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 10 10 10 10 10 10। इसमें बेटा एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितना है, इसका कितना होता है, 3 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सब क्या थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक बात याद रखो, वही चीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो यहां से ध्यान से देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तो Z इफेक्टिव क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आयंस का चक्कर समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है बेटा, छापो इसको फटाफट। चलो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इंक्रीजिंग में लगाओ या डिक्रीजिंग में लगाओ, तो क्वेश्चन तो लिख दें पहले। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा आपका पहला क्वेश्चन, सपोज हाइड्रोजन है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन। ठीक है, ये है हमारे पास। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले देखो ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, किस शेल से बिलोंग कर रहे हैं। ये बिलोंग कर रहा है किससे, n=1 फर्स्ट पीरियड से। ये बिलोंग कर रहा है n=3, n=2। इतनी बात समझ में आ गई। ये पहले पीरियड से, ये सेकंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि जितना ज्यादा पीरियड बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो लिख लो, अगर पीरियड बढ़ेगा, पीरियड अगर तो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, कम। ठीक है, पीरियड बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, पीरियड कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी इसके अंदर, सबसे ज्यादा हो गई यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की। इतनी बात समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की हो गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद इन तीनों में से किसी की होगी। अब कैसे चेक करेंगे, फॉर सेम पीरियड, ये सेम पीरियड की है ना, फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम पीरियड क्या चेक करना है, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब Z इफेक्टिव कैसे निकालोगे, एंड ऑल्सो चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या था, समझो बेटा, यहाँ लिथियम था मेरे पास, बेरिलियम था, नाइट्रोजन था। एक ही पीरियड के थे ना ये, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, तुम लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो क्या होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे,
समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो। सबसे पहले शेल चेक करना है, पीरियड चेक करना है। कैसे चेक करोगे? अपनी आंखों से चेक करोगे। थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज है कि ये फर्स्ट पीरियड से है, सेकंड से है या थर्ड से है। कर लिया चेक। अब अगर पीरियड सेम है, अगर पीरियड सेम है तो वहाँ जेड इफेक्टिव देखोगे और ये देखोगे कि कहीं किसी की हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड तो नहीं है। और अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगी तो क्या होगा? अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होगी। लिखो अपनी लैंग्वेज में ये। पहले हमें शेल देखना है, शेल चेक कर लिए मतलब पीरियड। तो जिसका पीरियड कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। अगर सेम पीरियड से हैं तो उसको पहले अरेंज करो। ठीक है, देखो किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। क्लियर? और अगर किसी की हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसकी अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम और नाइट्रोजन। लिथियम को देखो ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका आपका कितना था? 1s2 2s1 जो भी था, इसका आगे वाला नहीं है, ये बहुत आगे वाला है। जस्ट आगे वाला अगर होगा, इस बात पे गौर करो, अगर बेरिलियम के बाद बोरॉन लिखा होता तब मैं चेक करता। आगे वाला नहीं है ना इसके, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ पीरियड में लेफ्ट से राइट देख लो। लेफ्ट से राइट गए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी थी? नाइट्रोजन की थी। फिर किसकी थी? बेरिलियम की थी। फिर किसकी थी? लिथियम। और सबसे कम किसका हो गया? सोडियम। ये ऑर्डर समझ में आ गया तुम्हारे? जल्दी बोलो, आ गया होगा। क्लियर? अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे पास। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तुम्हारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, इतनी कहानी है। फिर चलो तुम्हें यहाँ दे दिया मैंने पोटेशियम। इतनी बात समझ में आ गई? पहला काम क्या करना है जल्दी बताओ। सबसे पहला काम तुम्हें करना है, इसको देखो, ये कौन सी पीरियड का है? पीरियड नंबर थर्ड। ये किस पीरियड के हैं? पीरियड नंबर सेकेंड। ये किस पीरियड का है? पीरियड नंबर फोर्थ। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सबसे कम इसका होना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इनमें से किसी का होना है। अब सुनो, अब ये सेकंड पीरियड क्या है? सेकंड पीरियड तुम्हें याद है, लिख लो। सेकंड पीरियड क्या था हमारे पास? सेकंड पीरियड था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब जस्ट आगे वाला है ना, अगर जस्ट आगे वाला है तब चेक करनी है तुम्हें कि कहीं पीछे वाले की हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है। समझ में आई है तक बात? अगर यहाँ पर जब हमारे पास जब बोरॉन नहीं था, नाइट्रोजन था, तो मैंने चेक ही नहीं करी क्योंकि जस्ट आगे वाला नहीं था। इस बात को समझो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पर ये था आपका 1s2 2s1, ये था 1s2 2s2, ये था आपका 1s2 2s2 2p1। जस्ट आगे वाला होगा और ये क्या है? फुलफिल्ड है, तो इसकी अपने से आगे वाले से ज्यादा होगी। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन तीनों के ऑर्डर की मैं बात करूं अगर, तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बेरिलियम की होगी, उससे कम बोरॉन की। यहां पर जो ऑर्डर हो जाएगा बेटा, इसमें ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद लिथियम। इतना क्लियर हो गया ये? इसके बाद इन दोनों का ऑर्डर देखो बेटा, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। कोई आगे वाला तो है नहीं, तो मुझे चेक नहीं करना। यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम। और सबसे कम किसका हो गया? पोटेशियम का हो गया। तो इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, हमें चेक करना है, लेकिन चेक कब करना है? जब उसके आगे वाला होगा। अगर आगे वाला नहीं है, अगर आगे वाला नहीं है, वो फुल फील्ड भी है, वो फुल फील्ड है, लेकिन उसके आगे वाला एलिमेंट मुझे नहीं गिवन, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसकी अपने से एक आगे वाले से जो हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, उसकी अपने से एक आगे वाले से ही तो ज्यादा होगी ना। क्लियर? लिख लो इसको फटाफट, समझ में तुम्हारी बात आ गई होगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारी नहीं हो पाएंगे तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पर लिखा, आपका पूछा जा रहा है किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये लिखा 1s2 2s2 2p1। बी लिखा हमने 1s2 2s2। ठीक है बेटा, सी हमने क्या लिखा? सी हमने लिखा 1s2 2s2 2p5। क्लियर? फिर हमने डी लिखा आपका 1s2 2s2 2p3। ज्यादा और कम तो चलो छोड़ो, बताओ अरेंज करो इसको, अरेंज कि सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है बेटा, तो कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि वैलेंस शेल किसके हैं। देखो, इसका वैलेंस शेल कौन सा है बेटा? इसका वैलेंस शेल भी 2 है,
इसका वैलेंस शेल भी 2 है, इसका वैलेंस शेल भी 2 है, इसका वैलेंस शेल भी 2 है। 2 है, कोई दिक्कत तुम्हें? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात। ये क्या था आपका 2s2, समझो ध्यान से, यहाँ पर मुझे वैलेंस शेल लिख लो बस चारों के, ये था 2s2, फिर आप इसका क्या, ये था आपका 2s2 2p1, ये लिखे हुए तो है, करना कुछ नहीं है। तो देखो 2s2 होगा, फिर 2s2 2p1 होगा, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5। अगर मैं पूरी 2 की मैं लिख लूँ तो यही तो 2s2 से लेके 2s2 2p5 तक गिवन है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये फुलफिल था तो इसकी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आपका ये आपका हाफ फिल था, इसकी इससे ज़्यादा होगी। अब देखो मुझे कौन कौन से गिवन है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी 2s2 2p5, बात समझ पा रहे हो? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारी इसकी हो गई, सबसे ज़्यादा सी की हो गई। ठीक है, सी के बाद किसकी होगी आपकी, फिर आपकी डी की हो गई, इससे कम डी की हो गई। डी के बाद देखो हमारे पास थे कौन कौन से, ये था, मेरे पास ये था और ये था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा किसकी थी आपकी, सबसे ज़्यादा सी की थी, क्योंकि 2p5 था, 2p5 की सबसे ज़्यादा होगी। इसकी जो ज़्यादा होगी, इसकी जो ज़्यादा होगी वो किससे ज़्यादा होगी, 2p4 से ज़्यादा होगी। बेटा समझो इस चीज़ को, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ये। तुम कहोगे कि सर मुझे पता है बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत नहीं समझ पा रहे होंगे, ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड की ज़्यादा किससे होगी, हाफ फील्ड की ज़्यादा होगी अपने से एक आगे वाले से, सबसे ज़्यादा नहीं होगी, अपने से एक आगे वाले से, इससे ज़्यादा हो गई। और हमें गिवन क्या है 2p, हमें गिवन है 2p5, तो सबसे ज़्यादा इसकी हो गई। क्लियर, फिर किसकी हो गई, डी की हो गई। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये फुलफिल था तो इसकी क्या थी, इससे ज़्यादा थी। फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया, सबसे कम हो गया ए। समझ में तुम्हारे आना चाहिए, नहीं आया तो बार बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे ज़्यादा था आपका इसका मैक्सिमम, और लीस्ट किसका था, आपका ए का था। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, समझ गए। और लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनेंगे बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो और तुम्हें खुद करके दिखाना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है तुमसे, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो चार तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, तुम्हें इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, किसकी मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम है, किसकी सबसे ज़्यादा, किसकी सबसे कम, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है कि किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो बेटा ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है तो क्या करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे IE1, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे IE2, इस तरीके से भी समझ लो। अब ये इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो गया, ये हो गया IE1, 1 लेना है 2 नहीं लेना, सॉरी। और यहाँ पर भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो बेटा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1s2 सिंपल। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन था निकल गया 1s2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा, इसको 3 कर लो, यहाँ पर जाओ तो ये चलो 4 ही रहने दो उसको, 4। ठीक है, ये आपका बचेगा 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ से निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s2 2p4, और जब यहाँ से निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन तो ये बचेगा 1s2 2s2 2p6। क्लियर, अभी तुम्हें इसको नहीं देखना, अभी इसको देखना है पहले वाले को। तो बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा या सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम उसकी होगी जिसमें सबसे ज्यादा शेल यूज हो गया। यहाँ कौन सा शेल यूज हुआ है, सेकंड। यहाँ भी कौन सा शेल यूज हुआ है, सेकंड। यहाँ पर भी कौन सा यूज हुआ है, सेकंड। यहाँ कौन सा हो गया, थर्ड शेल यूज हो गया ना, तीसरा शेल यूज हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात। तो सबसे कम किसकी हो गई, फर्स्ट लोएस्ट किसकी हो गई, तो IE फर्स्ट, लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है, बताओ बेटा, लोएस्ट है आपकी किसकी, डी की। इतनी बात समझ पा रहे हो ना, पहले शेल चेक करना था, उसमें तीसरा शेल स्टार्ट हो गया तो लोएस्ट किसकी हो गई, डी की हो गई। क्लियर, हाईएस्ट किसकी होगी, सब सेकंड शेल है। अगर शेल सेम है, अगर शेल सेम है तो देखो सबसे ज्यादा, पहले देखो कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है, फिर देखो सबसे ज्यादा किसका है। जस्ट जो क्वेश्चन अभी पीछे किया था, ये 2s1 था, ये 2s4 था, ये 2s5 था, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, IE1 हाईएस्ट हो जाएगी किसकी, आपकी
सी, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लिख लो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब है जेड इफेक्टिव ज्यादा। अगर सेम शेल है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका था, 2s5 का था, क्लियर। तो किसकी हो गई, सी की आपकी हाईएस्ट हो गई, फर्स्ट आई फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब मुझे इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। जब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या होगा, 1s1। यहाँ से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 2p3। यहाँ से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p कितना हो गया, 2p हो गया, ये आपका 5। अब मेरी बात देखो, जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी तो किसमें से निकाला है, निकाला हमने इसमें से है। अब कोई पूछे हाईएस्ट किसकी होगी, तो जिसका शेल सबसे कम होगा उसकी हाईएस्ट होगी। और देखो इसमें कौन सा शेल था, सेकंड शेल था, यहाँ सेकंड शेल था, यहाँ सेकंड शेल था, और ये क्या था, फर्स्ट शेल। तो हाईएस्ट आई सेकंड हाईएस्ट किसकी हो गई बेटा, ए की हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शेल था। अब लोएस्ट किसकी होगी, लोएस्ट समझो, लोएस्ट वहां पर हाईएस्ट हमने 6 को नहीं दिया, इसको दिया। क्यों, क्योंकि इसकी क्या थी, फर्स्ट शेल था, और ये सब सेकंड शेल हैं। अब लोएस्ट किसकी होगी बेटा, सब सेकंड शेल है, समझ पा रहे हो, सब सेकंड शेल हैं। सेकंड शेल में जब हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बिल्कुल बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी। तो इसमें सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा इसकी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन ये फुल फिल्ड है, और सॉरी हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड की अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर लोएस्ट किसकी हो गई बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड लोएस्ट किसकी हो गई, लोएस्ट आपकी हो गई सी की। ये तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए। हाईएस्ट इसकी थी क्यों, शेल कम था, यहाँ शेल सेम थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्लियर। ये 3 है, ये 4 है, तो 3 की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये हाफ फील्ड है तो इसकी अपने से एक आगे वाले से ज्यादा होगी। और क्या हो गया आपका, ये 2p4। इतनी कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नहीं हुआ तो मुझे आप मैसेज करें, कॉल करें, कमेंट करें, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा वीडियो कॉल पे या फिर ऑडियो कॉल पे, लेकिन समझ में ये आना चाहिए। क्लियर है बेटा, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, बहुत लंबा हमने ये काफी कुछ इसके अंदर आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपका है जो काफी पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन, तो लिखो इसका ध्यान से, सोडियम है और मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ये थर्ड पीरियड की, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो रेडियस क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस डिक्रीज होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, ठीक है बेटा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैं अगर बात करता हूं, IE फर्स्ट, तो जब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहां मुझे मिल जाएगा Na+, और ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s, खत्म हो गया ये। और यहां से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा Mg+, और ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो पूछा जाए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा थी, तो सुन लो बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की क्या थी, कम थी, और मैग्नीशियम की क्या थी बेटा, ज्यादा थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम थी, मैग्नीशियम की ज्यादा थी। क्यों, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, और ये क्या था, फुल फील्ड भी था, तो नॉर्मल सा ट्रेंड था, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी, क्लियर। अब सेकंड अगर पूछा जाए, जल्दी बताओ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होगी या मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, सेकंड ज्यादा होगी मैग्नीशियम की। क्यों, क्योंकि अब सुनो ध्यान से, सेकंड किसकी ज्यादा होगी, सेकंड ज्यादा होगी Na+ की, यहाँ की सोडियम की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरा शेल है, यहाँ पर एक ही शेल है, या ये बोल सकते हो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। यहाँ पर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, फुलफिल्ड हो गया ये। तो मैं अगर यहाँ से एक और निकालता हूँ तो ये तुम्हें बनेगा Na2+, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा Mg2+, 1s2, 2s2,
2p6। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई पूछे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मच हायर देन मैग्नीशियम। क्यों? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, लिखना पूरी बात, उसका आंसर है आपका बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन sodium acquire stable configuration of noble gas, that is neon। ठीक है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस दैट इज नियॉन, ये कह सकते हो फुलफिल्ड हो गया, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाया है, सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कवर कर ली गई हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, समझो, जो डाउट हो पूछ लो। तो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।